वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आइए देख लेते हैं संवेग परिवर्तन क्या होता है। पीछे हमने संवेग की परिभाषा देखी और तमाम चीज़ों का अध्ययन किया है। हमने यहाँ तक अपनी बात को पूरा कर लिया था। देखिए इसमें संवेग परिवर्तन है क्या। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। वस्तु पर जब बाहर से कोई बल लगाया जाता है तो उसके समानुपाती होती है उसमें होने वाले संवेग के परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन हमेशा बल की दिशा में होता है। बल जिस दिशा में काम करेगा वेग उसी दिशा में लगेगा, मतलब वेग उसी दिशा में अपना काम आगे बढ़ाएगा, वेग में परिवर्तन होगा और उसी दिशा में संवेग का भी प्रभाव रहेगा। तो ये सब एक दूसरे के पीछे चलते हैं। और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसका एक अन्य स्वरूप आप देख पाते हैं, F = m/a। मतलब ये गति का द्वितीय नियम ही है लेकिन इसको यहाँ मॉडिफाइड किया गया है और संवेग परिवर्तन को समझने के लिए ये एक बेहतर सूत्र हो सकता है। अब यहाँ संवेग के परिवर्तन की हमने बात की है तो संवेग संरक्षण को भी समझ लेते हैं। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि 2 अथवा 2 से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, 2 पिंड या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका एक समूह है, उसके ऊपर कोई बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना हो रहा हो, तो समुदाय का यानी उस सिस्टम का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। ठीक है, तब तक स्थिर बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही लगेगा, बाह्य बल जैसे ही अप्लाई होगा, वैसे ही वो संवेग का जो स्तर है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन वहाँ तक संवेग संरक्षित बना रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल काम नहीं करता है और इसी सिद्धांत को कहा जाता है संवेग का संरक्षण। सीधी परिभाषा है। उसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण है। तो ऊर्जा संरक्षण में सीधी डिफिनीशन ये होती है कि ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है। ये न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट हो सकती है। ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि हम लकड़ी जला रहे हैं और वहाँ से आग उत्पन्न हो रही है जिसके अंदर ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, तो हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लकड़ी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा थी उसी का दहन करके, उसी का रूप बदल के हमने उसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया है और इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है? वो पौधों को प्राप्त होती है। पौधे उसे संचित करते हैं अपने अंदर, उसके माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं और रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर ऊर्जा का संचय करते हैं। बाद में उन्हीं हरे पौधों का सेवन जो शाकाहारी जीव हैं वो करते हैं, तो ऊर्जा का कुछ हिस्सा उन्हें प्राप्त होता है और कुछ हिस्सा बाहर बर्बाद हो जाता है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, वो भी नष्ट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कि ऊर्जा का सिर्फ एक से दूसरे रूप में हेर फेर चलता रहता है, मतलब सिर्फ परिवर्तन होता है। तो कहा गया कि किसी पिंड या प्रणाली की जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थिर होती है। साथ ही साथ किसी रूप में कोई ऊर्जा अगर गायब होती है तो उतनी ही मात्रा में दूसरी जगह वो प्रकट हो जाती है और इसी को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ एक छोटी सी चीज़ और चर्चा करने के लिए ज़रूरी है। यह है कोलाइजन यानी संघट्ट अर्थात टक्कर। सामान्य भाषा में कहें तो टक्कर। 2 या 2 से अधिक कणों की, अब पहली चीज़ तो यह है कि कोलाइजन होने के लिए कम से कम 2 पिंड होना आवश्यक है। अगर एक कोई पिंड रहेगा या एक कोई कण रहेगा, एक कोई रिजिड बॉडी रहेगी तो संघट्ट होगा ही नहीं। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए। तो 2 या 2 से ज़्यादा कणों की आपस में टक्कर या अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया का मतलब यह है कि ऐसे ही आसपास रैंडम भटकते हुए वो कुछ समय के लिए आपस में संपर्क में आए, तो इनके बीच में एक शक्तिशाली बल काम करता है। जब टक्कर होती है तो बहुत तेज होती है। ठीक है, मतलब हमेशा कितनी मात्रा में होगी वो अमाउंट नहीं तय होता है, लेकिन तेज ही होती है। ठीक है, टक्कर से क्या होता है, तेज मात्रा में वहाँ जो बल है वो अप्लाई होता है और एक शक्तिशाली बल बहुत थोड़े समय के लिए काम करता है और इसी को कहा जाता है संघट्ट। ठीक है, टक्कर को कहा जाता है संघट्ट और उसमें जो शक्तिशाली बल काम करता है उसकी यहाँ चर्चा की गई। अब इसमें देखिए क्या कहा गया। ये संघट्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई। हम तो यहाँ सीधा सीधा बल, आवेग और संवेग पढ़ रहे थे, तो ये बीच में छोटी सी डिफिनीशन। विज्ञान में बिना कारण कुछ भी नहीं कहा जाता है। संवेग जब हम पढ़ रहे थे तो उसके बाद अभी सीधा हमें आवेग पे जंप करना था। आवेग में टकराने की बात की जाती तो हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ कैसे काम हो रहा है। तो उसीलिए पहले ये बताया गया कि टक्कर असल में क्या होती है और टक्कर में एक्चुअली क्या होता है। तो इम्पल्स क्या है, देखिए, जब कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक काम करे। अभी हमने देखा ना कि टक्कर होती है। मान लीजिए कि एक बॉल है, उसको आपने उछाला, वो सामने दीवार से टकराई, तो ऐसा तो है नहीं कि वो दीवार पे ही जाके चिपक गई है। ठीक,
वो तो टकरा के अपना वापस लौट आई, लेकिन कुछ समय के लिए वो दीवार से संपर्क में आई थी। दीवार को उसने धक्का मारा था और दीवार ने उस पर अपना फोर्स अप्लाई किया था, है ना। तो वो अल्पकालिक बल यहाँ जो काम कर रहा था उसी की हम चर्चा कर रहे हैं आवेग के रूप में, ठीक है। जब संघट्ट होता है तो कुछ समय के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली बल वहाँ उत्पन्न हो जाता है और वहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है इम्पल्स का। तो वही चीज़ कही गई है कि जब वस्तु पर बहुत कम समय के लिए काम करने वाला ये बल रहे और समय मतलब इसकी हम गणना करना चाहें, हम ये जानना चाहें कि ये बीच में अल्पकालिक जो बल काम कर रहा था इसका हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसका मान कितना था। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बल और समय अंतराल, ठीक है। जो एक्चुअल बल की मात्रा है वो मालूम होनी चाहिए, साथ में जो टाइम इंटरवल है वो पता होना चाहिए, तब जाकर हम इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़्यादा शक्तिशाली थी। बल जो बीच में कुछ समय के लिए उत्पन्न हुआ उसकी ताकत अगर हमें मालूम हो जाए तो हम ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि संघट्ट कितना पावरफुल था। तो आवेग की यहाँ डिफिनीशन थी। अब इसको सूत्र के रूप में आप देख रहे हैं, आवेग को हम लोग जे से व्यक्त करते हैं और ये सूत्र इसका होता है बल गुणे समय अंतराल यानी F/T। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, वही गेंद और दीवार वाला आपको बताया गया। कुछ समय के लिए वहाँ पर गेंद जो है वो दीवार के संपर्क में होती है और एक शक्तिशाली बल उस समय काम करता है और वहीं से आवेग को हम निकालते हैं। मतलब वो शक्तिशाली बल असल में आवेग ही होता है और कुछ नहीं होता। और कुछ समय के लिए दोनों संपर्क में होते हैं। कार्यरत रहने वाला जो बल है यह बल गेंद के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए पर्याप्त होता है। आवेग क्या करता है, ये संवेग को उत्क्रमित करता है यानी बढ़ाने का काम करता है। और प्रायः ऐसी परिस्थितियों में बल तथा समयावधि को पृथक पृथक सुनिश्चित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है, मतलब सेकंड का भी कुछ आधा और चौथाई हिस्सा होता है, उस समय तक वो संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे थोड़े समय के लिए जो संपर्क होता है उसमें हम बल और टाइम इंटरवल को, मतलब फोर्स और टाइम इंटरवल को अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, दिक्कत होती है। लेकिन बल तथा समय का गुणनफल जो कि पिंड का संवेग परिवर्तन है वो तो नापा ही जा सकता है, वहाँ तक तो कैलकुलेशन हो सकता है। और यही जो गुणनफल है इसी को हम कहते हैं इम्पल्स। तो ये इम्पल्स है। इम्पल्स का मतलब सीधा है, अगर संघट्ट हो रहा है यानी दो पिंड आपस में, कम से कम दो पिंड टकरा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए जितना समय वो आपस में संपर्क में आए थे और एक दूसरे को कठोर टक्कर दे रहे थे, भयंकर बल वहाँ पे आरोपित हो रहा था, तो वही जो भयंकर बल है वो असल में आवेग है और ये संवेग का मित्र होता है। अब यहाँ तक हमने काम भर की बातों को देख लिया है, कुछ अंतरों को देख लेते हैं, जैसे कि भार और द्रव्यमान में अंतर। तो भार और द्रव्यमान या द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर क्या हो सकता है। भार को हम लोग W से व्यक्त करते हैं और W का फार्मूला होता है M/G, ठीक है। W बराबर क्या होता है, M/G। M का कोई फार्मूला नहीं होता है, M स्थिर चीज़ है। किसी पिंड का द्रव्यमान कहीं भी बदला नहीं जा सकता। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ले जाइए वो अपरिवर्तित रहता है, उस पर किसी भी दशा का कोई परिवर्तन या असर नहीं पड़ता है। लेकिन भार परिवर्तित हो सकता है। M तो इसमें कांस्टेंट है लेकिन G का मान बदलेगा ना, गुरुत्व की परिस्थितियों के हिसाब से G के मान में परिवर्तन होता है। हर खगोलीय पिंड का g एक समान रहे ये संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में W का मान परिवर्तित होता रहता है। तो पृथ्वी का गुरुत्व, यहाँ ध्यान दीजिएगा, W असल में है क्या, द्रव्यमान तो द्रव्यमान है, मतलब पदार्थ की मात्रा, उसी के आधार पर इसको तय किया जाता है। पदार्थ का ये परिमाण होता है, किसी वस्तु का परिमाण या पदार्थ का परिमाण। लेकिन भार क्या है, तो भार असल में बल है, ठीक है। भार द्रव्यमान से कोई दूर दूर तक का इसका नाता नहीं है, सिर्फ सूत्र में द्रव्यमान इसके होता है। लेकिन भार असल में अगर मौलिक तौर पे देखा जाए, फंडामेंटल तरीके से, तो ये एक बल है, ये एक गुरुत्व बल है। अब वो पृथ्वी का भी हो सकता है और किसी और भी खगोलीय पिंड का हो सकता है। मतलब आप पृथ्वी पर खड़े होकर नाप रहे हैं तो आपको भार जो है वो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में मालूम हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को आप आधार बना रहे हैं। आप बृहस्पति पर चले जाइए और वहाँ पर नापिए तो जो बृहस्पति का अपना तीव्र गुरुत्व होगा उसके आधार पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। वैसे ही चंद्रमा पर चंद्रमा का, तो ये उस खगोलीय पिंड पर निर्भर करता है जिसके ऊपर हम निवास कर रहे होते हैं या जिसके सापेक्ष हम गणना कर रहे होते हैं। तो असल में ये मूल रूप से एक बल है। भार का मात्रक न्यूटन होता है, बल है तो जाहिर सी बात है भाई न्यूटन ही मात्रक होगा। और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, आप जानते ही हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, उसमें दिशा वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि बल एक सदिश राशि थी तो वैसे ही भार भी एक सदिश राशि, इसमें दिशा चाहिए होती है और दिशा होती है। वस्तु का भार परिवर्तनशील है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, पृथ्वी पर ही इसका मान बदलता रहता है ना। लेकिन द्रव्यमान जो है वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। तो ये सारी बात हमने देखी द्रव्यमान और भार के अंतर के स्वरूप में। अब यहाँ जो तथ्य है, एक कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण का, इसे विस्तार से देख लेना आवश्यक है।
तो आइए देखते हैं। हमने पीछे देखा कि दो पिंड हैं, उसमें से जो भारी होगा वो हल्के वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और अपने गुरुत्व में यानी अपने आकर्षण बल में बांध कर मजबूर करेगा। मतलब वो पिंड या तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा या कम से कम वहां से पलायन नहीं कर पाएगा, भाग नहीं पाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण वही बल है। ब्रह्मांड में ये पूरा सिद्धांत, मतलब सार्वभौमिक सिद्धांत आप इन्हें कह सकते हैं। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और ये जो आकर्षण का गुण है इसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व, ठीक है। गुरु मतलब होता है भारी, तो जो भारी है वही आकर्षित कर लेता है। जो भारी चीज है वो आकर्षित करेगी, अपनी ओर खींचेगी। जैसे सूर्य की तुलना में बाकी जितनी सेलेस्टियल बॉडी है हमारे सौर मंडल में, वो सब हल्की हैं, उनके अंदर भार की मात्रा उतनी नहीं है, उनका जो आकार है वो भी छोटा है। सूर्य उनकी तुलना में बहुत बड़ा है, तारा है, तो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। और इसी वजह से वो सारे जितने भी खगोलीय पिंड उसके दायरे में फंस सकते हैं, उनको फंसा कर रखता है और वो एक निश्चित दूरी पर निश्चित कक्षाओं में उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। वैसे ही सूर्य जो है वो आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है ना। तो ये सारा मामला है। अब यहाँ अगर हम देखें तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो नियम है वो जानने आवश्यक है, ताकि हम तथ्यात्मक चीज़ों से परिचित हो सकें। और आप जानते होंगे इन्हें, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो थोड़ा सा रिवीजन के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। अभी मैंने चर्चा की कि सूर्य जो है वो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। पहले एक हाइपोथेसिस आई थी हेलियोसेंट्रिक, कॉपरनिकस की। तो कॉपरनिकस ने कहा सूर्य केंद्रीय अवधारणा यानी हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस में कि सूर्य ही केंद्र है और बाकी जितने ग्रह हैं वो उसका चक्कर लगाते हैं। बाद में जब नए प्रयोग होते हैं तो ये सामने आता है कि सूर्य खुद एक साइड में है और वो आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति क्यों होती है कि आकाशगंगा का चक्कर लगाने के लिए सूर्य जैसा तारा बाध्य हो जाता है, जो कि इतने सारे पिंडों को खुद अपने गुरुत्वाकर्षण में फंसाए हुए है। इसका मतलब है कि सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई चीज़ है जो कि इसे मजबूर कर रही है कि मेरे चारों ओर घूमो। तो हर आकाशगंगा के केंद्र में बहुत तीव्र गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है और इसीलिए आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं और ग्रह और छोटे छोटे पिंडों की तो कोई गिनती ही नहीं। इतने बड़े परिवार को बांध कर रखने के लिए एक प्रचंड गुरुत्वाकर्षण काम करता है जो कि उसके केंद्र में होता है, और ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल को जो आकाशगंगा के केंद्र में है किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ ये कल्पना है, और ये कल्पना काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि इतना तीव्र गुरुत्वाकर्षण सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक होल के अंदर ही हो सकता है। तो ये मामला है, इतना प्रचंड गुरुत्वाकर्षण, इसीलिए चारों ओर इतनी सारी सेलेस्टियल बॉडी, इतने सारे सोलर सिस्टम बंधे हुए हैं इसमें आकर्षण में, सूर्य भी उसी का गुलाम। तो आगे देखते हैं न्यूटन के नियम को। न्यूटन का जो पहला सिद्धांत था, मतलब गुरुत्वाकर्षण के संबंध में एक ही सिद्धांत उन्होंने दिया था, और ये इनका सबसे पहला प्रामाणिक सिद्धांत था जिसको कि बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त होती है। सेब के गिरने वाला एग्जाम्पल हम लोग बहुत एक दिलचस्प कहानी के तौर पर लेते हैं। तो न्यूटन ने कुल अपने प्रयोग किए और बताया कि इस विश्व में, इस पूरी दुनिया में, अब यहाँ विश्व का मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। हर पिंड दूसरे पिंड को, या हर दूसरे पिंड को एक बल के द्वारा आकर्षित करता है जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने सिर्फ कोरी परिभाषा नहीं दी, बल्कि ऐसा आपको एक परिभाषाजन्य सूत्र दिया जिसके माध्यम से आप उस बल की गणना कर सकते हैं। यहाँ से हम सूत्र डेराइव करेंगे और निकालेंगे। और यह उदाहरण तत्वतः, मतलब मूल रूप से देखा जाए तो न्यूटन का जो प्रसिद्ध शोध प्रबंध था जिसका नाम था प्राकृतिक दर्शन के लिए गणितीय सिद्धांत, यानी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, जिसे कि शॉर्टकट में कहा जाता था प्रिंसिपिया, वहाँ से लिया गया था। तो अब यहाँ तक हमने गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा की है और यहाँ कहा गया कि प्रत्येक पिंड जो है वो हर दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसमें से जो पावरफुल होगा वो अपनी ओर ज़्यादा खींच लेगा, दूसरे वाले की एक नहीं चलेगी तो वो बच जाएगा उसके गुरुत्वाकर्षण में। तो इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? ये जो बल होता है इसका परिमाण, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों, अब दो पिंड हैं तो एक का द्रव्यमान हो गया m1, दूसरे का हो गया m2, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी, दो पिंड हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल r मान लेते हैं, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ आप देख रहे हैं f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूरी का वर्ग जो है उसके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यही दोनों जो इक्वेशन बन रहे हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा, उसको आपस में मिला दीजिए तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ये जो अनुपात का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है, इसको हटा देते हैं। तो हटाएंगे तो यहाँ बराबर का निशान आएगा, साथ में एक कांस्टेंट जुड़ेगा,
तो यहाँ कुछ फार्मूला इस प्रकार से बनकर सामने आता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 गुणे m2 बटे आर स्क्वायर। आप जानते भी हैं इस चीज़ को। और G जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आप चाहें तो इसमें से कोई भी एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। पिंडों का द्रव्यमान आपको पता है, बीच की दूरी पता है, आप वर्क कर दीजिए। G का मान स्थिर होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैपिटल G का क्या मान होता है, कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है। ये आज का आपका होमवर्क है, बताइएगा, ठीक है। और साथ में इसका मात्रक भी बताइएगा, इसका मात्रक भी पता होना चाहिए। कभी कभी इसकी विमा पूछी जाती है, डायमेंशन, और नहीं बता सके तो अगले वाले लेक्चर में इसे बता दिया जाएगा। कुल मिलाकर F की कैलकुलेशन आप यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, क्योंकि हमने गुरुत्वाकर्षण की चर्चा को शुरू किया है। न्यूटन का सिद्धांत तो है ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसमें पृथ्वी को ही आधार बनाया गया कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इससे पहले आप त्वरण की परिभाषा देख चुके हैं। त्वरण क्या था? वेग में परिवर्तन की दर थी, समय के सापेक्ष वेग में बदलाव आ रहा था और इससे त्वरण उत्पन्न हो रहा था, या त्वरण को हम इससे परिभाषित कर रहे थे। मतलब कोई एक समान चाल से चलता हुआ पिंड है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु है, और उस पर आप कोई बाहरी बल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, यानी उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि त्वरण उत्पन्न हुआ है ना। तो वैसे ही यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण में गुरुत्व के अधीन गति होगी, यानी ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही होगी, या नीचे से आप उछाल दिए हैं, अब वो गुरुत्व के अधीन ऊपर जा रही है फिर नीचे गिर रही है। तो उस कंडीशन में स्मॉल g वहाँ पर काम करेगा, a नहीं। a वहाँ पर नहीं काम करने वाला, वहाँ पर जो त्वरण काम करेगा वो स्मॉल g होगा। यानी अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, सामान्य त्वरण वहाँ पे नहीं लगने वाला। अब यहाँ पर पृथ्वी सारी चीज़ों को हैंडल करेगी। तो ये मामला है। और गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होता है वो सामान्य है, आप पृथ्वी के संदर्भ में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप द्रव्यमान और त्रिज्या जिस भी सेलेस्टियल बॉडी का रखेंगे उसका गुरुत्वीय त्वरण आपको पता चल जाएगा। तो स्मॉल g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान आप देखें, कैपिटल G m/e, यहाँ देख रहे हैं आप, m/e/r/e स्क्वायर। m/e मतलब मास ऑफ अर्थ जो कि स्थिर है, और r/e स्क्वायर यानी पृथ्वी की त्रिज्या जो है उसका वर्ग। दोनों का मान रख के g के साथ आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको स्मॉल g का मान प्राप्त होगा, जो कि लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहीं कहीं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम इसे 10 भी मान लेते हैं, लेकिन ये एक समान नहीं बना रहता है, ये एक औसत है, एवरेज, ठीक है। ये ध्रुवों पर बदल जाता है, विषुवत रेखा पर इसका मान बदल जाता है। ध्रुवों पर ज़्यादा होगा कि विषुवत रेखा पर? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण ये कहाँ पर ज़्यादा होगा? तो निश्चित तौर पर इसका मान वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ केंद्र से दूरी कम होगी। और हमारी पृथ्वी की आकृति तो आप जानते ही हैं कि ये ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, और जो विषुवत वृत्त है, माफ कीजिएगा, विषुवत रेखा है, वहाँ पे बल्ज है, उभार पाया जाता है। तो केंद्र से अगर हम नापेंगे तो तुलनात्मक रूप से ये जो विषुवत रेखीय त्रिज्या है ये ज़्यादा बड़ी होगी, यानी यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। और ध्रुवों की ओर से जो त्रिज्या हम यहाँ खींच रहे हैं इसमें वो छोटी आ रही है, तो जहाँ कम दूरी होगी वहाँ g का मान ज़्यादा होगा, यानी आपके जो ध्रुव है वहाँ पर स्मॉल g का मान ज़्यादा हो जाएगा और विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा, ये स्थिति। अब इसके बाद देखें, पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर सामान्य तरीके से अगर देखें तो g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वैसे स्थान बदलने पर ये बदलता है, इसमें कोई स्थिरता नहीं होती, और केंद्र में जाकर ये शून्य हो जाता है। जो पृथ्वी का केंद्र है, जो कि गुरुत्वाकर्षण का मूल है, वहाँ जाकर इसका मान 0 हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो आप ये तो जानते हैं कि कोई आंकिक मान नहीं प्राप्त होने वाला, लेकिन वहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जाएगा शून्य, अनंत, इनफाइनाइट। उसी प्रकार से और 2-4 वैल्यू दी रहेंगी, मतलब 4 ही विकल्प होते हैं, तो आप यहाँ इनफाइनाइट और 0 के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे, 0 होता है, ये आपने देखा। और पृथ्वी के तल से आप नीचे जाइए या फिर ऊपर की ओर जाइए, पृथ्वी के तल से नीचे जाइए या ऊपर जाइए, g का मान जो है वो हमेशा घटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ये बात बार बार रिपीट हो रही है ताकि आप गलतियां ना करें। अब देखें, स्मॉल g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है। अब इसके सूत्र को देखिएगा, वस्तु का द्रव्यमान यहाँ किसी भी काम का नहीं है, यहाँ पर जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो काम कर रहा है। जैसे पृथ्वी के सापेक्ष अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वस्तु के द्रव्यमान से स्मॉल g को कोई मतलब नहीं है। किस द्रव्यमान से मतलब है?
जिस खगोलीय पिंड के द्वारा ये उत्पन्न हो रहा है, यानी पृथ्वी, ठीक है। अगर किसी और ग्रह पर आप नापते हैं तो उस ग्रह का द्रव्यमान वहाँ काम करेगा, ये हमेशा ध्यान देना है। और उन्मुक्त रूप से किसी वस्तु को अगर फेंका, उछाला या फिर ऊपर से गिराया जाता है तो उस कंडीशन में ये त्वरण उसमें उत्पन्न होता है। अब ये कहा गया है कि यदि ये वस्तुएं, मतलब दो वस्तुएं एक साथ नीचे गिराई गई हैं और उसके बाद वो एक साथ, यहाँ देखिएगा, एक साथ ही पृथ्वी पर पहुँचे, ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें जो हैं वो एक समान ऊंचाई से फेंक दी गई एक साथ, तो वो एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगी। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ जो हल्की वस्तु है और भारी वस्तु है उनके पहुँचने के समय में हल्का सा अंतर होता है, ठीक है। भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुँच जाती है, जो हल्की वाली है वो तुलनात्मक रूप से देर से पहुँचती है। सामान्य नियम क्या कहता है गुरुत्वीय त्वरण का, कि उसको पहले दोनों को बराबर समय पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर जो उत्प्लावन प्रभाव होता है और वायुमंडल की उपस्थिति होती है वो मैटर करती है। इस वजह से ऐसा होता है कि हल्की वस्तु टंगी रह जाती है, तब तक भारी चीज़ जमीन से टकरा जाती है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है, इस तरह के कारण बताओ वाले प्रश्न और तथ्य आधारित प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको गहराई से समझ लीजिएगा। और कुछ यहाँ अच्छे तथ्य दिए हैं, जैसे किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुत्वीय त्वरण जितना मन करे उतना बदल जाए, लेकिन जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। द्रव्यमान किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है। हाँ, ये है कि गुरुत्वीय त्वरण में अगर बदलाव होता है तो W का मान तो बदल जाएगा, क्योंकि W का फार्मूला आपने देखा ही था, m/g होता है। m का मान भले ना बदले, लेकिन ये तो हिलता डुलता रहता है, और ये परिवर्तित होगा तो निश्चित तौर पर इसमें परिवर्तन आएगा। ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, सीधी बात है। यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन है। मतलब यहाँ आप ये कर सकते हैं ना, W = m/g हो गया, ये आपका वेट हो गया, मतलब भार। तो m आपका कांस्टेंट है, ये परिवर्तित होने वाला नहीं है, ये नियतांक हो गया एक तरह से। इसको हम हटा देते हैं और बराबर का चिन्ह भी हटा देते हैं, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, यानी अब सीधा सीधा रिलेशन जुड़ गया है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घट जाएगा तो ये भी घट जाएगा। ये सीधा आप याद रखिएगा। एक चीज़ और बताई गई है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर, ठीक है, पृथ्वी जो है उसकी जो रोटेशनल स्पीड है, घूर्णन गति है, उसको बढ़ाने पर g का मान कम हो जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर तेज गति से घूर्णन करने लगती है, तेजी से घूमने लगती है, तो g जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं कि अगर घूर्णन गति घट जाती है, पृथ्वी के घूमने की रफ्तार धीमी हो जाती है, तो g का मान बढ़ जाएगा। अभी के हाल फिलहाल के जो शोध हैं उनसे मालूम हुआ है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर तेज रफ्तार में घूमने लगी है, इसकी जो घूमने की रफ्तार है वो बढ़ गई है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, g का मान कम हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो गुरुत्व और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से ही जुड़ा हुआ है। मतलब गुरुत्व क्या है वो हम समझेंगे, और साथ में बहुत सारी बातें यहाँ करने के लिए हैं, जैसे कि ग्रह क्या होते हैं, फिर केपलर का सिद्धांत है। बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आपका इंतजार कर रही हैं, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ इस श्रृंखला में। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।